तो हेलो बच्चों, मैं सुनील सैनी स्वागत करता हूं आप सभी का अपने ऑफिशियल चैनल सुनील एस एकेडमी एसएसटी गुरु में। और आप जैसे कि आप सभी को पता है कि हम एसएसटी की सीरीज चला रहे हैं जिसमें मैं टॉपिक वाइज आपको सारे टॉपिक्स चैप्टर के टॉपिक वाइज क्लियर करेंगे हम। और इसमें जो इससे पहले की 2 क्लासें मैं आपके ले चुका हूं जिसमें हमने फर्स्ट क्लास में जो बात की थी वो संसाधन की परिभाषा पे और संसाधनों के वर्गीकरण पे बात की थी। उसके बाद जो दूसरी क्लास हमारी रही थी वो क्लास हमारी थी, दूसरी क्लास जो हमारी रही थी वो किस पे रही थी आपकी, कि संसाधनों का आप विकास कैसे कर सकते हैं, यानी कि जो आपके रिसोर्सेज हैं उनका डेवलपमेंट आप कैसे कर सकते हैं। और आज जिस तरीके से मैंने आपसे बताया था कि आज हम तीसरी क्लास में बात करेंगे सतत पोषणीय विकास की। चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और जो बच्चे क्लास में नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे कि आने वाली वीडियो का आपका नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज का जो टॉपिक है हमारा बच्चों वो है सतत पोषणीय विकास यानी कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। परिभाषा की अगर मैं बात करूं इसकी तो परिभाषा आज की जरूरतों को पूरा करना लेकिन इस तरह की भविष्य की पीढ़ियों की जरूरतें प्रभावित ना हो। यानी कि आप जिस किसी वस्तु का भी जिस किसी संसाधन का भी यूज कर रहे हैं आज के समय में वो इस तरीके से यूज करें कि उनकी जो मौजूदगी है वो खत्म ना हो और आने वाली भविष्य की जो पीढ़ी है आपकी उसको भी कहीं ना कहीं क्या ना हो, क्षति ना पहुंचे और वो भी उन संसाधनों का क्या कर सके, आने वाली पीढ़ी के समय में वो अपने समय में क्या कर सके, इनका उपयोग कर सके। तो इस तरीके से हम जान सकते हैं कि जो परिभाषा है हमारी सतत पोषणीय विकास की वो ये है। ठीक है, उसके बाद इसको ही हम क्या कहते हैं, सतत पोषणीय विकास कहलाता है ये। उसके बाद मैंने इसमें और भी बहुत सारे टॉपिक्स आपके लिए हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसकी बात करूं तो सतत विकास के मुख्य उद्देश्य क्या होते हैं। तो सतत विकास के जो मुख्य उद्देश्य होते हैं उसमें पहला आता है आपका प्राकृतिक संसाधनों का सही और सीमित उपयोग करें। यानी कि जो प्रकृति ने हमें संसाधन प्रोवाइड कराए हैं उसका आप क्या करें, एक तो सीमित प्रयोग करें, ज्यादा उसका प्रयोग ना करें, अनावश्यक तौर पर उसका प्रयोग ना करें। ठीक है, जैसा पानी है, आप जानते हैं कि पृथ्वी पर पानी सिर्फ महज कितना है, 2% के आसपास पानी है। तो उसका प्रयोग बहुत ही सीमित मात्रा में करना है और उसका उपयोग सही करना है, पीने में उसका उपयोग करना है, उसका वेस्ट हमने नहीं करना है। तो ऐसे आप समझ सकते हैं इसका टॉपिक का मतलब। दूसरा है पर्यावरण की सुरक्षा। जो हमारा इन्वायरमेंट है उसकी आप सुरक्षा कीजिए। जितना आप पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे उतना ही जो है मानव का भी विकास होगा और हमारे संसाधन भी उससे क्या होंगे, बचेंगे। तो दूसरा पॉइंट जो था हमारा पर्यावरण की सुरक्षा, इस पर आपको ध्यान देना होगा। तीसरा है हमारा आर्थिक विकास के साथ सामाजिक समानता होना बहुत ही जरूरी है। हमारा जो आर्थिक विकास होता है, जो हमारा इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होता है, उसको भी कहीं ना कहीं आपने क्या करना है, ध्यान में रखना है। और ये भी हमारा क्या है, जो हमारा सतत पोषणीय विकास है उसका उद्देश्य है आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों को बचाकर रखना। तो ये वही डेफिनेशन में भी हमने ऊपर बात करी थी, जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए कहीं ना कहीं आपको क्या करना होगा, जो संसाधन है उसको बचा करके रखना होगा। सारे संसाधनों का आप यूज नहीं करेंगे, उतना ही यूज करेंगे कि जितना आपके आवश्यकता के अनुसार उचित होगा। उसके बाद अगला पॉइंट हमारा है सतत पोषणीय विकास के स्तंभ। बच्चों इसके कुल मिलाकर जो स्तंभ होते हैं वो 3 होते हैं। पहला स्तंभ इसमें होता है आर्थिक विकास यानी कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट। कैसे होगा, जब हमारा रोजगार हमको बढ़ाना पड़ेगा, जब रोजगार में वृद्धि होगी तो कहीं ना कहीं क्या होगा, हमारा इकोनॉमिकली डेवलपमेंट होगा, यानी कि हमारा आर्थिक विकास देखने को मिलेगा, जितने ज्यादा रोजगार हमें मिलेंगे। दूसरा है आपका पर्यावरण सुरक्षा। पर्यावरण सुरक्षा के आधार पर भी आप क्या कर सकते हो, सतत पोषणीय विकास कर सकते हो। जैसे वनों की रक्षा करना, वनों की रक्षा आपको करनी होगी। जैसे आप पेड़ कटान हो रहा हो उसको बचाना होगा और पेड़ जितनी ज्यादा संख्या में हो आप लगाइए, पेड़ों को काटिए मत। पेड़ काट सकते हैं लेकिन जो पेड़ सूख जाएगा उसको आप काट सकते हैं, लेकिन उसकी जगह पर आप पुनः वृक्षारोपण करेंगे, उसकी जगह पर आप नया पौधा लगाएंगे, तब आप उसका उपयोग कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास, पहला तो हो गया वनों की रक्षा, दूसरा है जल वायु भूमि प्रदूषण को कम करना। आप देख रहे हैं जिस प्रकार से हमारा पर्यावरण जो है चेंज हो रहा है, उसका कहीं ना कहीं एक कारण हमारा क्या भी है बच्चों, ये जो हमारा पॉल्यूशन है ये बहुत बड़ी भूमिका निभाता है क्लाइमेट चेंज में। जल वायु एवं भूमि प्रदूषण जो है इसको हम क्या करेंगे, कम कर सकते हैं। इससे भी कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, आर्थिक विकास देखने को मिलेगा। उसके बाद तीसरे टॉपिक पर अगर मैं बात करूं तो यह है सामाजिक विकास यानी कि सोशल डेवलपमेंट। शिक्षा और
स्वास्थ्य की सुविधा। देखिए, जिस देश में शिक्षा और स्वास्थ्य की भरपूर सुविधा होगी वहां पे कहीं ना कहीं समाज का विकास अपने आप ही देखने को मिलेगा, क्योंकि शिक्षा एक ऐसा माध्यम है जो जो मनुष्य के व्यक्तित्व को उभारता है, उसका सर्वांगीण विकास करता है। तो अगर व्यक्ति शिक्षित होगा तो कहीं ना कहीं वो समाज का क्या करेगा, विकास करेगा। ठीक है। स्वास्थ्य की सुविधा, अगर आपके देश में स्वास्थ्य सुविधा अच्छी है तो कहीं ना कहीं क्या देखने को मिलेगी, सामाजिक विकास देखने को मिलेगा। इंसान को कोई किसी प्रकार की बीमारी से क्षति नहीं पहुंचेगी और सामाजिक विकास के अंतर्गत आएगा। सभी के लिए समान अवसर, यहाँ पर अवसर को किसी भी तरह का हो, चाहे किसी नौकरी में अवसर हो, चाहे न्याय में अवसर हो, तो सभी चीज में जो अवसर है वो समान रूप से देखने को मिलने चाहिए। सभी के लिए समान हो, ऐसा नहीं कि वो अदर कास्ट का है या वो अदर धर्म का है तो उसको क्या दे, उसको डिफरेंट क्या प्रोवाइड किया जाए, अवसर प्रोवाइड किया जाए, ऐसा नहीं है। सबके लिए इक्वल ही अधिकार यहाँ पर मिलने चाहिए, सबको इक्वल ही क्या मिलना चाहिए, अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। इसके बाद जो अगला हमारा जो टॉपिक है वो है सतत विकास के उदाहरण। इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हम इस पर बात करें तो पहला वाला जो बच्चों एग्जाम्पल होगा उसमें होगा सौर ऊर्जा और पवन ऊर्जा का उपयोग, यानी कि आप सतत पोषणीय विकास को कैसे ठीक कर सकते हैं या सतत पोषणीय विकास आप कैसे कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा सौर ऊर्जा का उपयोग कीजिए, क्योंकि सौर ऊर्जा जो है ये क्या है, ये आपको यूटिलाइजेशन में मिलती रहती है। सूरज निकलता है, पैनल चार्ज होते हैं और वो आपको विधिवत रूप से मिलती रहती है। पवन ऊर्जा, हवा कभी खत्म नहीं हो सकती तो आप पवन ऊर्जा का उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो वर्षा जल संचय, आपने देखा होगा कि जितना भी वर्षा का पानी होता है वेस्ट हो जाता है। आप आज के टाइम पे तो क्या हो रहा है, जितने भी बिल्डिंग्स बनाई जा रही हैं, जितने भी घर बनाए जा रहे हैं, मेनली अगर उत्तर प्रदेश में बात करें तो अब जो घर बनाए जा रहे हैं उन पे कहीं ना कहीं क्या करा जा रहा है, पानी को स्टॉक करने के लिए, जैसे छत होती है तो छत में क्या किया जा रहा है, छत से एक पाइप नीचे एक गड्ढा बनाया जा रहा है जिसमें उसके पाइप के द्वारा पानी जाता है और वहां पर स्टॉक हो जाता है। तो उस पानी से कहीं ना कहीं बहुत सारे हम काम कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको अपना वाहन धोना है तो उस पानी से धो सकते हैं। उसी पानी से आप उस पानी का उपयोग आप कृषि क्षेत्र में कर सकते हैं। उसी पानी को आप क्या कर सकते हैं, मवेशियों को पिला सकते हैं, अपने जानवरों को पिला सकते हैं। दूसरा, उसी पानी में आप कपड़े धो सकते हैं। ठीक है, साफ सफाई के लिए भी उस पानी का उपयोग कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं वर्षा का जल का जो है संचय करना अनिवार्य होता है। इससे आपके बहुत सारे कामों में क्या मिलती है, मदद मिलती है। उसके बाद जो अगला पॉइंट आपका है बच्चों वो है वृक्षारोपण। आप जितनी ज्यादा संख्या में पेड़ लगाएंगे उतना ही ज्यादा क्या होगा, हमारा सतत पोषणीय विकास में सहायता मिलेगी। तो वृक्षारोपण जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा करें। ठीक है। और उसके बाद अगला जो पॉइंट है हमारा प्लास्टिक का कम उपयोग। ये सबसे ज्यादा दुविधा है जो कि देखने को मिलती है। प्लास्टिक का जितना ज्यादा हो सकता है कम उपयोग करें और प्लास्टिक की जितनी भी कचरा है, जितने भी प्लास्टिक की वस्तुएं हैं उन्हें ऐसे ही यहाँ वहां ना फेंकें। ठीक है, क्योंकि स्वच्छता की जिम्मेदारी सिर्फ सरकार की नहीं है, स्वच्छता की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं मनुष्य की भी है। कम से कम आप पूरे देश की ना सही तो अपने घर बार के आसपास की तो सफाई कर ही सकते हैं। तो प्लास्टिक का जितना कम से कम उपयोग हो उतना कीजिए। और प्लास्टिक को देखो, प्लास्टिक कभी भी खत्म नहीं होता बच्चों। तो प्लास्टिक का आपने क्या करना है, प्लास्टिक को जलाने के बाद उस प्लास्टिक का जो अवसाद बच जाता है उसको आप किसी गड्ढे में दबा दीजिए। उससे क्या होगा, कोई भी मवेशी उसको नहीं खाएगा और मवेशी की जान नहीं जाएगी। उसके बाद आ गया आपका पुनर्चक्रण, जिसको हम रिसाइकल बोलते हैं। पुनर्चक्रण का मतलब होता है, आप देख रहे हो कि एक वस्तु जो एक बार यूज होने के बाद उसे पुनः हम क्या कर सकते हैं, यूज में ला सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा कि हमारे घरों में जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो उसमें सीमेंट के कट्टे आते हैं। उन सीमेंट के कट्टे को बहुत से बेसिकली क्या होता है, जो ये जो कबाड़ वाले आते हैं वो लोग उसको लेकर के चले जाते हैं। तो उस सीमेंट के कट्टे का आप यकीन नहीं मानोगे, उसका क्या करा जाता है, रिसाइकल करा जाता है, उसका यूटिलाइजेशन किया जाता है, पुनर्चक्रण किया जाता है, जिसके माध्यम से बहुत सारी क्या बनाई जाती है, वस्तु बनाई जाती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं तो आपने देखा होगा डमरू होता है, वो डमरू भी किसका बना होता है, फिर वेस्ट मटेरियल का ही बना होता है, जिसका पुनर्चक्रण करके कहीं ना कहीं इसको बनाया जाता है। उसके बाद अगला जो हमारा टॉपिक है, सतत विकास क्यों जरूरी है। भाई सतत विकास, तो सतत पोषणीय विकास हम क्यों जरूरी है हमारे लिए, उसके बारे में बात करते हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास क्या है, संसाधन सीमित है, यानी कि मनुष्य की जो आवश्यकताएं हैं वो क्या है, असीमित है, और संसाधन क्या है हमारे पास, सीमित है। तो कहीं ना कहीं आप देखते हो कि इसके लिए भी सतत पोषणीय विकास हमारा जरूरी है। दूसरे नंबर पर आता है पर्यावरण प्रदूषण बढ़ रहा है। तो पर्यावरण प्रदूषण को कम करने के लिए भी कहीं ना कहीं सतत विकास हमारे लिए क्या हो जाएगा, जरूरी हो जाएगा। तीसरे नंबर पे हमारा जलवायु परिवर्तन का खतरा, यानी कि आप देख रहे हो कि जैसे जैसे सतत पोषणीय विकास कम होता जा रहा है, जैसे जैसे
इसमें क्लाइमेक्स चेंज होता जा रहा, तो हमारा जो जलवायु परिवर्तन है उसका भी खतरा मंडराने लगा है। आप देख रहे हैं कि पहले के समय पे इतनी ये जो टेम्परेचर है वो ज्यादा नहीं हुआ करता था, मनुष्य इजिली सर्वाइव कर पाता था। लेकिन आज के टाइम पे आप देख पा रहे हैं क्या हो रहा है, जितनी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ रहा है उससे कहीं ना कहीं क्षति पहुंच रही है किसको, मनुष्य को। और गर्मी आप देख रहे हैं कि 34, 35, 40 डिग्री तक पहुंच जा रही है। तो कहीं ना कहीं ये भी क्या है, हमारा इसी के कारण हो रहा है, किसके, सतत पोषणीय विकास के कारण। और लास्ट है हमारा इसका कि भविष्य की पीढ़ी की सुरक्षा के लिए। तो कहीं ना कहीं आपको क्या, सतत पोषणीय विकास सिर्फ आज के लिए नहीं, भविष्य में जो हमारी पीढ़ी आ रही है उसके लिए भी बहुत जरूरी हो गया है। और जितना हो सकता है सतत पोषणीय विकास में योगदान दीजिए और जो है संसाधनों का उपयोग कम कीजिए। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स थे। उसके बाद निष्कर्ष की अगर मैं बात करूं तो निष्कर्ष इस चीज से क्या निकल करके आता है कि सतत पोषणीय विकास से हम प्रकृति और विकास के बीच संतुलन बना सकते हैं। यानी कि जो हमारी एनवायरमेंट है और जो हमारा डेवलपमेंट है उनके बीच कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, उसको उसका संतुलन बनाए रख सकते हैं। अगर आज समझदारी से संसाधनों का उपयोग करें तो भविष्य सुरक्षित रहेगा। अगर आज के टाइम पे आप क्या करें, समझदारी से क्या करें, संसाधनों का उपयोग करें, यानी कि जितनी मात्रा में हमें संसाधन चाहिए उतनी मात्रा में हम उस संसाधन का उपयोग करें, तो कहीं ना कहीं हमारी जो भविष्य में आने वाली पीढ़ी है उसके लिए संसाधन स्टॉक रहेंगे, बचे रहेंगे और वो भी इसका क्या कर सकते हैं, उपभोग कर सकते हैं। तो बच्चों ये थी आज की क्लास और इसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसमें हम बात करेंगे एजेंडा 21 पर। मैंने पहले भी कहा, मैं अब आपसे अब भी कह रहा हूं कि मैं जो चैप्टर आपको एक्सप्लेन करवा रहा हूं वो चैप्टर के टॉपिक वाइज करवा रहा हूं। मैं पूरा चैप्टर नहीं ले रहा हूं, मैं टॉपिक बाय टॉपिक में आपको जो है 10th क्लास की पूरी एसएसटी कंप्लीट करवाऊंगा और साथ ही साथ 9th क्लास की एसएसटी और 11th 12th की एसएसटी भी हमारे इस चैनल पर आपको देखने को मिलेगी। तो 9th 11th 12th और 10th जितने भी बच्चे इन क्लासों को अटेंड करना चाहते हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको सारी वीडियो जो है विधिवत मिल सके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।